हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माय सेल्फ विवेक गुप्ता। हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया कि नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हमने इनकी तीनों की डिटेल्स सिस्टमैटिक तरीके से पिछली वीडियो में आपको बताई थी। एक बार ब्रीफली शॉर्ट में एक बार इन तीनों मेथड को एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं और फिर इसके बेसिस पर आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगाएंगे। देखिए, हमें 3 मेथड आप बताएं नेशनल इनकम को मेजर करने के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक बार फिर से देख लीजिए ये तीनों मेथड कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हम लोग ने एक फॉर्मूले का यूज किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं, इससे हमको क्या मिलता है, जीडीपी एमपी। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब आप करते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड को लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी। ठीक है, तो जीडीपी एमपी से हमें कहां पहुंचना होता है, नेशनल इनकम तक, यानी एनएनपीएफसी तक। ठीक है, तो जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी कैसे पहुंचेंगे, तो जीडीपी एमपी में माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, प्लस करते हैं एनएफआईए, माइनस करते हैं एनआईटी, तो हम लोग कहां पहुंच जाते हैं, नेशनल इनकम तक। तो ये तरीका होता है वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालने का। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेथड हम लोग ने पढ़ा था इनकम मेथड। इस इनकम मेथड में क्या होता है कि हम देखते हैं कि पूरे साल के दौरान हमारे देश में जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फैक्टर इनकम से टोटल कितनी इनकम अर्न किया, उस बेसिस पर हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम के लिए इनकम मेथड में हमें 5 टाइप की इनकम ऐड करनी होती है। ये 5 टाइप की इनकम कौन कौन सी सकती है, तो नंबर 1 में लिखा था सीओई। ये सीओई क्या होता है, आपने पढ़ा था कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, कि कोई भी व्यक्ति इनकम अर्न करने के लिए क्या कर सकता है कि किसी कंपनी में जॉब करेगा और जॉब से को क्या मिलती है, सैलरी या वेजेस। ठीक है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और जॉब से आपको क्या मिलता है, सैलरी एंड वेजेस। इसे क्या बोलते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। और कहां से इनकम हो सकती है, तो आपने देखा था रेंट एंड रॉयल्टी, कि मेरे पास कोई एसेट्स है, मैंने आपको यूज करने को दे दिया, इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, रेंट या फिर रॉयल्टी। इंटरेस्ट, हमने आपको कोई लोन दे रखा है, उस लोन को मुझे मिलता है इंटरेस्ट। और प्रॉफिट्स, ठीक है, और लास्ट में मिक्स्ड इनकम यानी छोटी मोटी इनकम। तो कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में इन 5 सोर्सेस से इनकम अर्न कर सकता है। तो ये पांचों चीजें ऐड होकर हमारी बनती है टोटल इनकम, और उस टोटल इनकम को लोग क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी। क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी। और फिर हमको पता है कि एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, कि अगर मुझे एनडीपीएफसी मिल गया, कैसे, इन 5 चीज को ऐड किया तो मेरा क्या आ गया, एनडीपीएफसी, जो कि हमारी टोटल इनकम होती है। उससे नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं एनएफआईए। जितना मेरा एनडीपीएफसी आया उससे प्लस कर दिया एनएफआईए, तो हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी। ओके, अब आते हैं तीसरा और लास्ट, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में लोग क्या देखते हैं कि हम लोग एक्सपेंडिचर के बेसिस पर कि एक साल के दौरान हमने फाइनल गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पर कितना प्रोडक्ट खर्च किया, उसके बेसिस पर यहाँ पर नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। जहाँ एक्सपेंडिचर की बात है, हमने 4 टाइप के एक्सपेंसेस वहाँ पर लिए थे। पहला क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हम लोग अपने कंजम्पशन में जो पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन में जो खर्च करती है, जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनवाना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस, कि हम और गवर्नमेंट कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, एसेट्स क्रिएट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं। और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये 4 आइटम मुझे ऐड करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ये चारों चीजें हम ऐड करते हैं तो वो क्या मिलता है, जीडीपी एमपी। क्या मिलता है, जीडीपी एमपी। और फिर से
जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम तक मुझे पहुंचना है, यार कि यहाँ पर रुकना नहीं है। जीडीपी एमपी मिला, उससे नेशनल इनकम तक पहुंचना है, तो क्या करते हैं, जीडीपी एमपी में लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, प्लस करते हैं एनएफआईए, माइनस करते हैं एनआईटी, तो हमको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। तो ये था तीनों मेथड जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। आज मैंने इसको शॉर्ट में बताया आपको ताकि वापस से रिवाइज हो जाए, लेकिन इसको पूरा डिटेल्स पढ़ने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, उससे आपको एक एक मेथड को पूरा सिस्टम से समझाया। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ओके बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के पहले हम लोग एक और टॉपिक पहले डिस्कस कर लें और फिर उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं। हमें एक टॉपिक छोटा सा और जो डिस्कस करना, जो मेरे एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में आता है और जो मुझे लगता है बहुत इजी है, वो क्या है कि द आइटम्स विच आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जो कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने में हम इंक्लूड करते हैं या फिर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से आइटम है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं या फिर इंक्लूड नहीं होते हैं, और इसे आप विद रीजन बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो आइए एक एक आइटम को देखते हैं और समझते हैं कि आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए हमने फर्स्ट आइटम आपको दिया है ट्रांसफर इनकम। सोचिएगा, ट्रांसफर इनकम आपने स्टार्टिंग की वीडियो में पढ़ा था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हम केवल फैक्टर इनकम को लेते हैं, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, वो इनकम जो हम लोग प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड किए बिना प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड किए हम जो इनकम अर्न करते हैं, जैसे स्कॉलरशिप की इनकम, तो ये इनकम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती। याद रखिएगा बच्चों, नेशनल इनकम में हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीज नेशनल इनकम में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विंडफॉल गेन्स। क्या आया, विंडफॉल गेन्स। अब आपके माइंड में ऐसा, ये विंडफॉल गेन्स क्या होता है? विंडफॉल हवा से गिर गए, तो क्या हवा में गिर गए क्या? नहीं, विंडफॉल गेन्स का मतलब ऐसे इनकम जो हमको अचानक मिल गई, जो हमें अचानक मिल गई, अनएक्सपेक्टेड हमारी इनकम हो गई। जैसे कि हम कहते हैं लॉटरी की इनकम, या फिर हम लोग हॉर्स रेस की इनकम, ये क्या है, विंडफॉल गेन्स। जो इनकम मुझे अचानक मिल गई, सडनली मिल गई, तो वो क्या है, विंडफॉल गेन्स। अब बच्चों एक दिमाग लगाइए, ये जो लॉटरी की इनकम होती है, जो हॉर्स रेस की इनकम होती है, जो हमको सडनली अचानक मिल जाती है, तो क्या इसमें कुछ प्रोडक्शन हुआ क्या? क्या कोई प्रोडक्शन हुआ क्या? हमने कोई लॉटरी खेला था, लॉटरी में हम जीत गए, तो लॉटरी जो प्राइस मिला, तो क्या इसमें हमने कोई प्रोडक्शन वाला काम किया क्या? नहीं ना। तो विंडफॉल गेन्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं होती, यहाँ कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है। ये तो अचानक बाय लक आपकी इनकम जाती है, इनकम बाय लक, इनकम बाय चांस, इसमें कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं होती, तो इसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड गुड्स। अब जरा माइंड लगाना, सेकेंड हैंड गुड्स, माइंड लगाओ, सेकेंड हैंड गुड्स का मतलब क्या होगा? सेकेंड हैंड गुड्स का मतलब कोई गुड्स जो एक बार पहले सेल हो चुका है और हम उस गुड्स को फिर से परचेस कर ले रहे हैं, वो क्या है, सेकेंड हैंड गुड्स। जैसे मान लीजिए आपने मारुति कंपनी से एक कार परचेस किया और 2, 3, 4, 5 साल यूज किया और उसके बाद हमने वो कार आपसे परचेस कर लिया, तो मेरे लिए कार क्या होगी, सेकेंड हैंड गुड्स। अब माइंड लगाइए, सेकेंड हैंड गुड्स को नेशनल इनकम इंक्लूड कर रहे या ना करें? माइंड लगाइए, भाई कार खरीदी गई है तो प्रोडक्शन तो हुआ है, कार बनी है, नेशनल इनकम आना चाहिए। बट थोड़ा माइंड लगाना कि जब आपने कार परचेस किया था मारुति कंपनी से, उस वक्त कार का प्रोडक्शन हुआ और आपने वो कार परचेस किया, और जब वो कार परचेस किया तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया गया, वो नेशनल इनकम इंक्लूड कर लिया गया क्योंकि कार का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद जब वो कार मैंने आपसे परचेस कर रहा हूँ सेकेंड हैंड गुड्स के रूप में, सेकेंड हैंड कार के रूप में, जब वो कार मैं आपसे परचेस करूंगा, तो क्या वो फिर से नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा क्या? एक बार वो कार नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुकी है ऑलरेडी, जब आपने उसको परचेस किया था। तो जब आपसे मैंने वो कार परचेस किया, तो क्या वो कार का प्राइस फिर से नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे? नहीं ना, क्योंकि एक बार उसका प्राइस ऑलरेडी नेशनल इनकम इंक्लूड हो चुका है। हम लोगों ने याद करिए डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को पढ़ा है,
कि एक प्रोडक्ट को एक ही बार नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाता है। तो जब फर्स्ट हैंड जब आपने कार परचेज किया था, तो जब उसका प्राइस नेशनल इनकम में पहले इंक्लूड हो चुका है, तो जब वही कार मैं आपसे परचेज कर रहा हूँ सेकंड हैंड के रूप में, तो अब वो दोबारा नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। तो याद रखिएगा सेकंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इसका प्राइस एक बार ऑलरेडी नेशनल इनकम इंक्लूड हो चुका होगा जब आपने वो फ्रेश फर्स्ट हैंड गुड्स परचेज किया था। ठीक है, बट बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर सेकंड हैंड गुड्स पर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस होता है, तो वो हम नेशनल इनकम को कंसीडर करते हैं, उसे नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक मोबाइल है 10,000 रुपए का, मैंने इसको परचेज किया 10,000 रुपए में, और मैंने क्या किया, कुछ महीनों बाद मैंने वही मोबाइल आपको 12,000 रुपए का बेच दिया, और इससे तो मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये 2,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, वो 2,000 रुपए नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, पूरा 12,000 इंक्लूड नहीं होगा, केवल 2,000 रुपए जो हमने आपसे प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट वाली फिगर हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। याद रखिएगा सेकंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं होता है, लेकिन अगर सेकंड हैंड गुड्स पर कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो वो नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सैलरी ऑफ अ पुलिसमैन। सोचेगा एक पुलिसमैन को सैलरी मिलती है, तो ये नेशनल इनकम इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? सोचो, मैंने आपको नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड पढ़ाए थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, और तीनों मेथड को ध्यान सोचिएगा। और सोचिए सैलरी कहीं पढ़ी क्या हमने? हाँ, सैलरी पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? इनकम मेथड में, कि इनकम मेथड में हमको कहीं से सैलरी या वेजेस मिलता है। तो सोचिएगा एक पुलिसमैन को जो सैलरी मिलती है वो उसकी इनकम है, और जब ये उसकी इनकम है तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा इनकम मेथड के अकॉर्डिंग। इनकम मेथड में ये उसकी सैलरी नेशनल इनकम में कंसीडर की जाएगी। तो सैलरी ऑफ अ पुलिसमैन नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। याद कीजिए, आपने इनकम मेथड पढ़ा था, एक हेड कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, उसमें क्या आता है? सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, तो अगर किसी भी पुलिसमैन को या किसी भी व्यक्ति को कोई सैलरी मिलती है, तो ये उसकी इनकम है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। मैं लगा दिया इनडायरेक्ट टैक्स, क्या हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते? अब इनडायरेक्ट टैक्स यानी कह सकते हैं एनआईटी, अब पढ़ा तो हमने एनआईटी, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है कि नहीं होता? तो बच्चों एक बात याद रखिए कि नेशनल इनकम को हम इंडिकेट कैसे करते हैं? एनएनपीएफसी से। क्या लिखते हैं? एनएनपीएफसी। सो तो ये क्या लिखा है? एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट। एफसी मींस फैक्टर कॉस्ट। और सोचिए मैंने आपको पढ़ाया फैक्टर कॉस्ट का मींस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता। जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट में प्लस करते हैं एनआईटी, तो मेरा बनता है मार्केट प्राइस। लेकिन याद रखिएगा, हम नेशनल इनकम को जब भी मेजर करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पर मेजर करते हैं, न कि मार्केट प्राइस पर, न कि मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस में एनआईटी इंक्लूड रहता है, लेकिन अगर मैं फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता। तो याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स नेशनल इनकम मेजर नहीं किया जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर होती है, यानी वो ओरिजिनल कॉस्ट पर होती है, और उसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स नेशनल इनकम मेजरमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, स्मगलिंग करना, ये अच्छा पॉइंट है। स्मगलिंग, अब बच्चों स्मगलिंग मींस क्या होता है? पहले ये सोचो स्मगलिंग क्या होता है। हमने पढ़ा स्मगलर के बारे में, तो स्मगलिंग मींस होता क्या है? सोचिएगा, स्मगलिंग का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने जिन चीजों का प्रोडक्शन और सेल करने से मना किया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, हम उन चीजों को चोरी छिपे प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं मार्केट में, वो क्या हुआ? स्मगलिंग। गवर्नमेंट जिन चीजों को बैंड कर रखा है, जिसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? चोरी छिपे उसको बनाकर बेच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? स्मगलिंग। बट एक बात सोचिएगा कि हम स्मगलिंग में कोई चीज बना तो रहे हैं ना, भले वो इलीगल क्यों ना हो। यार कि नेशनल इनकम में लीगल या इलीगल पॉइंट नहीं आता, लीगल या इलीगल, अगर प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है तो वो नेशनल इनकम में आएगा। तो स्मगलिंग में क्या करते हैं? हम किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट बैन कर रखा है, लेकिन जरा सोचिएगा, हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं ना, यहाँ प्रोडक्शन तो हो रहा है, और जब यहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है
तो स्मगलिंग को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, हालांकि ये इलीगल एक्टिविटीज है। और याद रखिएगा नेशनल इनकम का लीगल या इलीगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इलीगल काम भी होगा लेकिन अगर वहां प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो स्मगलिंग में क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, ब्लैक मार्केटिंग। आप समझो ये ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ। ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है कि गवर्नमेंट ने जिन चीजों को सेल करने से मना किया है आप उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। कोई चीज मना किया गया इसको नहीं सेल करना, आप तभी उसको सेल कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। जैसे याद करो कुछ लोग क्या करते हैं, सिनेमा हॉल का टिकट ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, 100 रुपए का टिकट खरीदा 150 बेच रहे हैं, 50 प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग नेशनल इनकम इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, माइंड लगाइएगा और जरा सोचिएगा। ब्लैक मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं कि सिनेमा हॉल से एक टिकट खरीदा 100 रुपए का और उसको हम 150 में बेच रहे हैं, ठीक है। अब जब सोचिए जब मैंने 100 रुपए टिकट परचेज किया तो आपको नहीं लगता एक टिकट बनाया गया, एक टिकट इशू किया गया 100 रुपए का, भले मैंने इसको इलीगल तरीके बेचा हो लेकिन मैंने टिकट परचेज किया ना, और जैसे मैंने टिकट परचेज किया तो एक नया टिकट इशू किया गया, एक नया टिकट बनाया गया। तो यहाँ भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हुई है और इसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक मार्केटिंग हालांकि इलीगल होता है लेकिन इसके बाद यहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है। हालांकि जिसी को गवर्नमेंट ने बाउंड किया सेल करने के लिए हम वो चीज सेल कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन तो हो रहा है ना, प्रोडक्शन तो हुआ है ना, तो इससे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थेफ्ट, चोरी करना। अब ये अच्छा पॉइंट आ गया, चोरी करना क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, सोचिएगा जरा। और अच्छा पॉइंट है चोरी करना, थेफ्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बच्चों एक बात सोचना कि जब हमारे घरों में कोई चोर आता है मान लीजिए, तो चोर जब हमारे घर में आएगा चोरी करने के लिए तो क्या पहले वो कुछ प्रोडक्शन करेगा, क्या पहले वो प्रोडक्शन करेगा तब चुरा ले जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं ना। चोर उसी की चोरी करता है जिसको हमने पहले से परचेज कर रखा है। ऐसे मान ली मेरे घर में टीवी रखा है तो चोर क्या करता है, टीवी चुरा ले जाता है। तो सोचते हैं उसने टीवी का प्रोडक्शन नहीं किया, टीवी तो मैंने परचेज किया था और जब मैंने टीवी परचेज किया था उस समय टीवी का प्राइस नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया था। तो अब जब चोर उस टीवी को चुराएगा तो उसने कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी तो किया नहीं, और ये टीवी प्राइस पहले ही मेरी नेशनल इनकम इंक्लूड हो चुका है। तो चोर जब टीवी को चुराएगा तो उसने कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं किया, तो चोरी करना नेशनल इनकम में नहीं आता क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं हो रही है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इंप्यूटेड रेंट। ये क्या होता है बच्चों, हम लोग जिस मकान में रहते हैं उस मकान का किराया कहलाता है इंप्यूटेड रेंट। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में जितने ही मकान हैं चाहे हम उसमें रहते हो या कोई भी काम करते हो उस पर रेंट कंसिडर किया जाता है। तो जिस मकान में हम लोग रहते हैं, हालांकि जो कि उस मकान का किराया हमको मिलता नहीं है, उस मकान पर हमें कोई रेंट मिलता नहीं क्योंकि हम खुद रह रहे हैं, उसको मुझे कहाँ से रेंट मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद वो इनकम कंसिडर की जाती है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो इनकम आपकी मानी जाती है। हालांकि एक्चुअल में कोई रेंट आपको मिलता नहीं उस पर, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वो आपकी इनकम मानी जाती है। इसे बोलते हैं इंप्यूटेड रेंट, यानी रेंट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। वो मकान जिसमें हम लोग खुद रह रहे हैं, हालांकि एक्चुअल में मुझे कोई रेंट मिलता नहीं है, लेकिन हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम उस पर इनकम कंसीडर करते हैं और उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इंप्यूटेड रेंट नेशनल इनकम में आता है। तो बच्चों ये थे कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट जहां पे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये चीजें नेशनल इनकम इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी, और विद रीजन आपको बताना पड़ता है। यार कि जब भी रीजन की बात आएगी तो आप अपने मन से कोई भी रीजन बता सकते हो, लेकिन अगर ना समझ में आए तो आप सिंपली लिख दीजिएगा कि मान लीजिए कोई चीज नेशनल इनकम इंक्लूड करना है तो आप लिखिए बिकॉज इट इज अ फैक्टर इनकम सो इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। और अगर कोई चीज नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होनी है तो सिंपली लिखिए बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर इनकम सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। आप इस तरह का रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई पॉइंट हो सकते थे जो हमारे बुक में दिए गए हैं, लेकिन आपने मेरा तरीका देख लिया कि हम कैसे जज कर रहे हैं कि कोई आइटम नेशनल इनकम है या नहीं है, उस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम आपको यहाँ पे स्टॉप करना चाहेंगे।
आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो गुड डे एंड थैंक यू फॉर